जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने पहले जो है वो सदर की पावर्स जो है वो डिस्कस की थी। अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है वज़ीर आज़म की पावर्स और उसके इंतखाब का तरीका और उसकी अहलियत। ठीक है, ये सारा डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेड है और उसके अकॉर्डिंग जो इंतज़ामिया का जो हेड होगा आपकी पाकिस्तान का, आपकी कंट्री का, आपकी स्टेट का, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और जो ओवरऑल आपकी जो है वो पूरी कंट्री का हेड है वो आपका जो है वो सदर की जो है वो सीट होती है। सो आज हम वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर की जो है वो क्वालिफ़िकेशन के बारे में पढ़ते हैं। नंबर वन पे अहलियत है कि क्वालिफ़िकेशन जो है वो उसके लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मुसलमान होगा और पाकिस्तान का शहरी होगा, इसके अलावा कोई जो है वो वज़ीर आज़म की सीट नहीं संभाल सकता। इसके बाद ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल यकीन रखता हो, कौमी असम्बली का रुकन होगा, नज़र पाकिस्तान का ज़बरदस्त हामी होगा, वो हुकूमत के किसी मुनाफे बख्श ओहदे पर फाइज नहीं होगा। ये क्वालिफ़िकेशन की मेन चीज़ें हैं, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरी हैं। इनमें से कोई भी एक मिस होगी तो वो अहल नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए नामजदगी पेश कर सकें। सेकंड पे हमारे जो इलेक्शन का तरीका क्या है, इंतखाब कैसे किया जाएगा। 1973 के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म का चुनाव कौमी असम्बली को हासिल था। 1985 में 8वीं तरमीम के तहत वज़ीर आज़म को नामज़द करने का अख्तियार सदर को सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली का रुकन होता है, इसको असम्बली में अक्सरियत हासिल होती है और कौमी असम्बली के अरकान इसके इंतखाब की तौसीक कर देते हैं। ठीक है, बाद में एट द एंड जो है वो कौमी असम्बली के जितने मेंबर्स होंगे वो उसके इंतखाब का या उसके चुनाव की हतमी जो है वो मंजूरी दे देते हैं। ये इसके इंतखाब का तरीका है। ठीक है, ये 1985 की जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम हुई थी उसको जो है उसमें वज़ीर आज़म को नामज़द करने का जो इख्तियार है वो सदर के पास अब आ चुका है। उसके बाद जो है वो थर्ड पॉइंट हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। किस तरीके से जो है वो अदम एतमाद की तहरीक चलाई जा सकती है, वज़ीर आज़म को उतारा जा सकता है या इसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई एहतसाब या कोई मुआख़ज़ा, इम्पीचमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किस तरीके से जो है वो उसकी की जाएगी। जब वज़ीर आज़म को इस ओहदे से हटाना मकसूद हो, ठीक है, जब मकसद ये बन जाए कि कोई गलत काम इसने कर लिया है वज़ीर आज़म ने, या फिर कोई किसी भी करप्शन में मुलव्वस है या किसी भी किस्म के संगीन जो है वो जराइम का मर्तकब हुआ है, तो उसके ख़िलाफ़ कौमी असम्बली के इजलास में अरकान अदम एतमाद की तहरीक पेश कर सकते हैं। अगर अक्सरियती अरकान असम्बली तहरीक की हिमायत कर दें तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो जाता है और वज़ीर आज़म को बरतरफ समझा जाता है। ठीक है, अगर अक्सरियत में जो है वो अरकान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो जाएँ और इसकी अदम एतमाद की तहरीक को पास कर लें कि एक बंदा काम सही नहीं कर रहा, इसको जो है वो अपनी सीट से हटाया जाएगा या इसकी जो है वो इम्पीचमेंट की जाएगी, जिसको हम लोग मुआख़ज़ा बोलते हैं, जिसको हम लोग एहतसाब बोलते हैं। वज़ीर आज़म अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी भी हो सकता है। एक जो है वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली अरकान असम्बली की तरफ से होगा ना, कि आपके जो मेंबर्स हैं या आपकी कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं या आपके जो है वो असम्बली के मेंबर्स हैं वो आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो शुरू कर दें और आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट जो है वो दे के उस तहरीक की तौसीक कर दें, तो फिर वो आपको जो है वो सीट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी देखा जाए तो एक और तरीका जो मुस्ताफ़ी मतलब वज़ीर आज़म होगा तो वो क्या है कि वो ख़ुद सदर को अपना इस्तीफ़ा पेश कर सकता है। किसी भी वजह से, कोई भी वजह है कि वो अपनी सीट को अभी जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, अपने फ़राइज़ को बखूबी से अंजाम नहीं दे सकता, कोई जो है वो जानलेवा बीमारी का जो है वो शिकार हो गया है या किसी भी किस्म की जो वो अपने मसाइल में घिरा हुआ है कि वो सीट को संभाल नहीं सकता, तो वो अपनी तरफ से इस्तीफ़ा भी पेश कर सकता है, लेकिन वो सदर को पेश करेगा। वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने या बरतरफ होने पर उसकी पूरी काबीना बरतरफ समझी जाती है। अगर वज़ीर आज़म अपनी सीट से उतार दिया जाता है, चाहे उसका मुआख़ज़ा करके उसको उतारा जाए, ठीक है, अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पास करके उसको उतारा जाए या ख़ुद वज़ीर आज़म जो है वो इस्तीफ़ा दे दे, तो जो उसकी कैबिनेट के मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, वो सारे के सारे अपनी सीटों से उतर जाएंगे। ठीक है, यानी पूरे के पूरी जो टीम है इसकी वो सारी जो है वो अपनी सीट्स को छोड़ देगी। नंबर 4 पे आ जाएगा मियाद या टर्म। वज़ीर आज़म 5 साल तक अपने ओहदे पर फाइज रह सकता है, क्योंकि 5 साल की जो है वो कौमी असम्बली के अरकान, जैसे हम लोग इलेक्शंस में वोट कास्ट करने जाते हैं और सारा कुछ, तो बिलवास्ता तरीके से जो है वो वज़ीर आज़म का चुनाव होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जो असम्बली की जो है वो मियाद होगी वही वज़ीर आज़म की जो है वो टेन्योर होगा, जो पार्लियामेंट की जो है वो मियाद है। वज़ीर आज़म इस वक्त तक बसर इक़्तिदार रह सकता है जब तक उसे पार्लियामेंट में अक्सरियत की हिमायत हासिल होती है। पार्लियामेंट क्या है आपकी, अगेन वही बात, सेनेट और कौमी असम्बली। तो सेनेट और कौमी असम्बली के अगर मेंबरान यानी पार्लियामेंट के अरकान जो हैं वो ओवरऑल दोनों ऐवान के जो अरकान होंगे, अगर वो किसी तरीके से कोई भी मसला उनको जो है वो दरपेश हो सकता है, वज़ीर आज़म के साथ दरपेश हो सकता है,
या कुछ भी है तो ओबियसली वज़ीर आज़म उतर जाएगा, ठीक है। वो उसका वही तरीका अदम एतमाद की तहरीक जो है वो होगी, या फिर वो खुद मुस्ताफ़ी अगर हो जाता है वज़ीर आज़म तो भी वो सीट से उतरेगा, तो ओबियसली साथ ही कौमी असम्बली की सारी जो है वो असम्बलियाँ जो वो टूट जाएंगी और नए सिरे से फिर इलेक्शन और दिस एंड दैट। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाएगा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, कायम मुकाम वज़ीर आज़म। जब वज़ीर आज़म किसी भी वजह से मुल्क से बाहर जाएगा या कोई लंबे अरसे से जो है वो अपनी फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता, तो जब भी वज़ीर आज़म अपनी काबीना की तश्कील करता है तो उस वक्त एक सीनियर वज़ीर का इंतखाब भी करता है, जो वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में कायम मुकाम वज़ीर आज़म के फ़राइज़ का अंजाम देगा। जो उसके कैबिनेट के मेंबर्स होंगे ना, वज़ीर आज़म जो अपनी कैबिनेट बनाता है, जो अपने ख़ास मेंबर्स को जो है उस कैबिनेट का या काबीना का हिस्सा बनाता है, तो उसमें एक जो है वो सीनियर वज़ीर के नाम से भी सीट होती है। तो जो बंदा उस सीट पे होगा सीनियर वज़ीर के नाम से, तो वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में कायम मुकाम वज़ीर आज़म के जो फ़राइज़ हैं वो सीनियर वज़ीर जो है वो सरअंजाम देगा। वज़ीर आज़म के फ़ौत होने की सूरत में वो बकिया मुद्दत कायम मुकाम वज़ीर आज़म के तौर पर पूरी करेगा, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह का मिसहैप हो जाता है कि उस वज़ीर आज़म की डेथ हो जाती है, जो कोई भी इशू जो है वो बन सकता है, तो उसमें जो है वो फ़ौरी तौर पे सीनियर वज़ीर उस ओहदे को संभालेगा और कायम मकाम जो वज़ीर आज़म की सीट है वो बाकी सारी मियाद जो है वो वही सीनियर वज़ीर जो है वो उसको पूरी करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वज़ीर आज़म के इख्तियारात कौन कौन से हैं। इसमें बहुत सारे इख्तियारात हैं, चूँकि वो हुकूमत का सरबराह है, वो अपनी काबीना का सरबराह होता है, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से सदर की निस्बत ज़्यादा होती हैं। तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स यानी इंतज़ामी इख्तियारात। ऑब्वियसली नंबर 1 पे हेड ऑफ़ द कैबिनेट, जो पहला पॉइंट है सबसे जो है वो मेन जो पावर है उसकी वो यही है कि वो काबीना का सरबराह है। अपनी कौमी असम्बली का सरबराह होने की वजह से वज़ीर आज़म अपनी काबीना का भी सरबराह होता है। काबीना के तमाम अरकान अपने महकमों के मुतालिक वज़ीर आज़म को रिपोर्ट मुहैया करते हैं। जितनी भी कैबिनेट के उसके मेंबर्स हैं कि काबीना क्या है, वज़ीर आज़म के मुंतखब किए हुए उसकी पसंद के वो मेंबर्स जिसको अपने साथ वो मशवरे के तौर पे रखता है, ठीक है, और मेन वजारतें उनमें तकसीम कर दी जाती हैं। तो ये वो लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होंगे वज़ीर आज़म की और बहुत ज़्यादा पुरएतमाद जो है वो शख्सियात होंगी। तो ज़ाहिर सी बात है जब ओवरऑल कोई भी गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा होता है या कोई काम हो रहा होता है, तो जो कैबिनेट के उसके मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली वज़ीर आज़म को रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे। हर वज़ीर को एक एक महकमा तफवीज़ होता है, वो अपने महकमे के मुतालिक पॉलिसी बनाते वक्त वज़ीर आज़म से यकीनी तौर पर मशवरा तलब करते हैं और उसकी रोशनी में महकमे की तरक्की और तरवीज के लिए काम करते हैं। जो डिपार्टमेंट उसके कैबिनेट के हर मेंबर के पास होगा, तफवीज़ किया जाएगा, उसको सौंपा जाएगा, उसकी ओवरऑल कारकर्दगी जितनी भी उसकी परफॉर्मेंस होगी, जो उसके अप्स एंड डाउन्स हैं, जो उसकी डेवलपमेंट है, उसके लिए जो है वो वज़ीर आज़म के सामने जवाब दें। उसके बाद काबीना की तश्कील, ऑब्वियसली पहले हेड ऑफ़ द कैबिनेट है तो उसकी कंपोजिशन भी जो है वो वज़ीर आज़म की ही ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना हल्फ लेने के बाद अपनी काबीना तश्कील देता है। काबीना में तमाम सूबों के अरकान को नुमाइंदगी दी जाती है। काबीना में काबल और पार्टी के बेशतर अफराद को शामिल किया जाता है। हर वज़ीर एक महकमे का ज़िम्मेदार होता है। तमाम वज़रा पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से लिए जाते हैं, लेकिन 1/4 वज़रा सेनेट से लेना ज़रूरी होते हैं, ठीक है। 1/4 जो मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट के ईवान बाला से लिए जाएंगे और जो बाकी होंगे 3/3 वो जो हैं वो सारे के सारे कौमी असम्बली से लिए जाएंगे और तमाम सूबों को जो है वो अरकान को इसमें नुमाइंदगी का हक़ हासिल होगा। हर कोई जो है वो उसके लिए जो है वो नुमाइंदा बन सकता है। उसके बाद टर्मिनेशन है, ये ऑफ मिनिस्टर्स है, वज़रा की बरतरफ़ी है। अगर काबीना का कोई वज़ीर अपने फ़राइज़ दानदारी से या तनदही से या संजीदगी से अदा करने के काबिल नहीं है तो वज़ीर आज़म उसे बरतरफ़ करने का इख्तियार रखता है। ये इम्पीचमेंट जो है वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर अपने किसी भी वज़ीर की कर सकता है। वज़ीर आज़म मुतल्लिक़ा वज़ीर को मुस्ताफ़ी होने का भी कह सकता है कि फ़ौरन रिज़ाइन करके अपनी सीट छोड़ दो। सबसे बड़ा जो है वो एक सज़ा जो होगी वो किसी भी वज़ीर के लिए वो यही होगी। काबीना के एक वज़ीर के मुस्ताफ़ी होने से काबीना मुतासिर नहीं होगी, बाकी काबीना एज़ इट इज़ रहेगी। अगर जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि वज़ीर आज़म को अगर इम्पीचमेंट के थ्रू उतारा जाता है कि वो मुस्ताफ़ी होता है खुद अपनी सीट से, तो पूरी काबीना उसकी जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएगी, पूरी काबीना उनकी सीटों से उतर जाएगी। लेकिन जब काबीना का कोई मेंबर जिसको मुआख़ज़े के ज़रिए उतारा जाए, उसकी बरतरफ़ी की जाए या वो उसको मुस्ताफ़ी जो है वो माना जाए, तो उसके साथ काबीना एज़ इट इज़ जो है वो पहली जो है वो कंडीशन में रहेगी, पूरी काबीना उसमें मुस्ताफ़ी नहीं होगी। उसके बाद जो भी सीट खाली होगी तो वो उस सीट पे कोई नया एक जो है वो वज़ीर जो है वो उसके ऊपर जो है वो नामज़द हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा तकर्रियाँ हैं और एज़ाज़ात हैं, यानी अपॉइंटमेंट्स करता है और साथ में जो अवार्ड्स देने का राइट है वो भी वज़ीर आज़म के पास होगा।
2010 में 1973 के आइन में की गई 8वीं तरमीम के तहत इंतज़ामिया, अदलिया और दीगर कलीदी असामी और सरबराहों की तकर्रियाँ करने में सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म से मशवरा लेने के पाबंद होते हैं। इसी तरह हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वालों को एज़ाज़ात अता किए जाते हैं। सदर पाकिस्तान इन तकर्रियों और एज़ाज़ात देने के मुतालिक भी वज़ीर-ए-आज़म से मशवरा करता है। यानी एट द एंड, जैसे आपको हम लोगों ने सदर के इख्तियारात में पढ़ा ना कि वो सब कुछ करेगा, सब पावर्स सदर के पास ज़रूर होंगी, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से करेगा या वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर जो है वो काम करेगा, ख़ुद से वो कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी यही है कि सारा जो इन हैंड काम है वो सारे का सारा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के पास होगा, और फिर करने में जो है वो सदर आगे आ जाएगा, उसकी जो फाइनल जो उसकी लुक होगी वो सदर देगा। कानून साजी के कुछ इख्तियारात अब नेक्स्ट हम लोगों को ये पढ़ेंगे टॉपिक में। बिलों की मंजूरी है, अप्रूवल ऑफ बिल्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली में कायद ईवान की हैसियत रखता है, इसलिए कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी की कार्रवाई वज़ीर-ए-आज़म की रहनुमाई में की जाती है। मुसव्वदात यानी बिल्स को पेश करना, उस पर बहस व मुबाहिसा करना और फिर फाइनल कोई भी एक डिसीजन करना इसके ऊपर, वो वज़ीर-ए-आज़म की कलीदी जो है वो किरदार में जब उसकी ड्यूटी आती है। चूँकि वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत वाली पार्टी का सरबराह होता है और बिल अक्सरियत से मंजूर किए जाते हैं, इसलिए कानून साजी में वज़ीर-ए-आज़म का बराह रास्त असर रसूख होता है और उसकी मर्ज़ी से कानून साजी की जाती है। ऑब्वियसली ये आप लोगों को भी पता है, जैसे अब हम लोग की गवर्नमेंट्स आए दिन 5 ईयर्स के बाद ऑब्वियसली इलेक्शंस होते हैं, कभी बीच में ही जो वो चेंज हो जाती हैं। तो जो अक्सरियत की पार्टी होगी, जिनकी सीट्स कौमी असम्बली में ज़्यादा होंगी, सूबाई असम्बली में ज़्यादा होंगी, तो ऑब्वियसली उन्हीं का ही जो है वो जो हेड होगा या सरबराह होगा उस पार्टी का, वो वज़ीर-ए-आज़म की सीट को संभालता है आफ्टर इलेक्शन। सो अब ऑब्वियसली कौमी असम्बली में बैठेगा, सेनेट में बैठेगा, तो ज़्यादातर जो है वो उस वक्त की जो रूलिंग पार्टी होगी, जो मौजूदा हुकूमत होगी, जो मौजूदा पार्टी की हुकूमत होगी, उसी के मेंबरान ज़्यादा होते हैं। तो जब किसी बिल के ऊपर हम लोग डिस्कशंस करते हैं असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, कोई बिल पास करने की जो है वो उसमें प्रोसीजर में जाता है, तो ऑब्वियसली उसमें वज़ीर-ए-आज़म का किरदार जो है वो मेन होता है, उसका मेन रोल होगा उसकी तौसीक करने में, उसको बिल बनाने में। उसकी मंजूरी के बाद एट द एंड सदर के पास जाएगा, यानी सेनेट में, कौमी असम्बली में करके फिर साथ में वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी होती है, उसके साइन होंगे, देन जो है वो फिर सदर के पास जो है वो लास्ट उसकी तौसीक जाएगी, तो फिर वो उसके ऊपर साइन करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा, जो भी इसका प्रोसीजर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद कौमी असम्बली की तहलील है, डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली। हर मुल्क के, या अगर मुल्क के सियासी हालात नकुफ्ता बे किसी भी मुल्क के हो जाएँ, ख़राब हो जाएँ, ठीक है, तो कौमी असम्बली को अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले बरतरफ करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार हासिल है कि वह सदर को कौमी असम्बली बर्खास्त करने का मशवरा दे। ऐसा मशवरा जो है वो देने पर सदर पाकिस्तान कौमी असम्बली को तहलील करने का ऐलान कर देगा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के दौरान कौमी असम्बली को बर्खास्त करना मुमकिन नहीं होगा, ठीक है। ये डिसोल्यूशन की जो पावर्स हैं ना, ये भी जो है वो इसी तरह से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको यूज़ करेगा। इसके बाद जो है कुछ मालियाती पावर्स हैं, यानी फाइनेंशियल पावर्स आ जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत की निगरानी में बजट तैयार किया जाता है। जैसे आपको भी पता है कि हर साल जो है वो सालाना बजट हमारा पेश होता है जून के महीने में। तो जो भी इसका काम, जो उसके ऊपर वर्किंग सारी होगी, वज़ीर-ए-आज़म की निगरानी में होगी। इस तैयारी में वज़ीर-ए-आज़म का मशवरा शामिल होता है। जब ये बजट कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाता है, तो वज़ीर-ए-आज़म ईवान का सरबराह होने के नाते मुल्क के सालाना बजट की मंजूरी पर असरअंदाज होता है। ईवान की अक्सरियत बजट की मंजूरी अता करती है और ये अक्सरियत वज़ीर-ए-आज़म को हासिल होती है। ज़ाहिर सी बात है, जो एक पूरा प्रोसीजर एक साल का आपका जो है वो मालियाती बजट बनाया जा रहा है, तमाम डिपार्टमेंट्स को जो वो पैसा तफवीज़ किया जाना है, पूरे साल का एक तखमीना लगाना है, उसके ऊपर वर्किंग होनी है, तो इतना बड़ा काम या मेन काम आपकी जो है वो रियासत का या हुकूमत का, तो वो उसमें वज़ीर-ए-आज़म का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर, उसकी मंजूरी के बगैर, उसके मशवरे के बगैर, उसकी सजेशंस के बगैर जो वो बजट बनाना नामुमकिन होता है। तो जब बन जाता है, फिर कौमी असम्बली में इसको पेश किया जाता है, तो ऑब्वियसली इसकी तौसीक तो पहले ही हो चुकी होती है, फिर वो फर्जी तौर पे एक सिग्नेचर्स और जो वो कार्रवाई जो है वो करनी होती है। सो इसमें बजट की तैयारी में और उसकी जो है वो कंपोजिशन में, उसको इम्प्लीमेंट करने में मेन जो रोल है वो आपके वज़ीर-ए-आज़म का होता है। सो आज के लिए इतना। इंशाल्लाह जो है कल हम लोग उमूर ख़ारजा के ताल्लुकात से जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बाकी जो वो इंटरेक्शन में आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह कुछ और भी चीज़ें आपको जो है वो डिस्कस करूँगी आपके साथ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।